हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है, 5 नवंबर को जो एमसीक्यू एग्ज़ाम्स हुआ है उसका हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई, बच्चों ने फीडबैक दिया तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लगभग सारे बच्चों ने फीडबैक दिया कि 15+ एमसीक्यू सही हुआ और सब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा लिखा है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा एग्जाम लिया था। पेपर बहुत अच्छा था, नॉर्मल था। अब थोड़ा सा तो ट्विस्ट रहेगा, अगर बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम रहेगा तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए, लेकिन लगभग प्रीवियस ईयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू जो पूछा गया था उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सारा 20 एमसीक्यूज आपको उसका आंसर मालूम चल जाएगा और कमेंट के अंदर बताइएगा आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ और ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हुआ। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। थायरिस्टर इज ए रिवर्स बायस, ए पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड ए थायरिस्टर। यानी अगर रिवर्स बायस और उसमें पॉजिटिव गेट दीजिएगा, पॉजिटिव पल्स, पॉजिटिव करंट दीजिएगा, गेट पल्स दीजिएगा तो क्या थायरिस्टर ऑन होगा? तो ए में दिया हुआ है विल टर्न ऑन, बी में दिया है विल टर्न ऑन आफ्टर सम टाइम, सी में है, बी में दिया हुआ है विल नॉट टर्न ऑन, डी में दिया हुआ मे और मे नॉट टर्न ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यानी अगर रिवर्स बायस है तो गेट पल्स देने से भी ऑन नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है। जब थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है और गेट पल्स दिया जाता है तब वो टर्न ऑन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला का बी करेक्ट आंसर होगा, विल नॉट बी टर्न ऑन। दूसरा बहुत आसान सा क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार इसको हमने बताया है। द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ एससीआर ट्रिगरिंग, सबसे ज्यादा और सबसे उपयोगी मेथड कौन सा है थायरिस्टर को ट्रिगर करने का? तो बी है करेक्ट आंसर, गेट ट्रिगरिंग। यानी गेट ट्रिगरिंग के द्वारा एससीआर को ऑन करना, कंडक्ट करना सबसे आसान होता है और यही ज्यादा वाइडली यूज होता है। तो दूसरा का करेक्ट आंसर बी है। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द एससीआर इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन नहीं बोला, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पूछा जा रहा है। तो हमने थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज डायग्राम बना बनाकर और सारा चीज लिखाया है, बताया है। जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो दो जंक्शन J1 और J3 आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर होगा, जबकि आपका बीच का J2 जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग यानी रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका एनोड टर्मिनल के पास और कैथोड टर्मिनल का जो जंक्शन है यानी J1 एंड J3 वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बी होगा, एनोड एंड कैथोड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है तो इसको आप अपने से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। इसका करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से बी है। अगर और किसी का कोई आंसर आता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो चौथा का करेक्ट आंसर बी हमारे हिसाब से। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, द लोड कम्यूटेशन सर्किट, द कम्यूटेटिंग एलिमेंट। लोड कम्यूटेशन क्लास ए कम्यूटेशन को कहा जाता है, जिसमें सीरीज एंड कैपेसिटर को हम लोग सीरीज के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग लोड के साथ लगाते हैं। तो इसमें क्या यूज होगा? इंडक्टर एंड कैपेसिटर यूज होता है एज ए कम्यूटेटिंग एलिमेंट, जो कि सीरीज में लगा होता है लोड के। तो पांचवा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। छठा क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आरएलई लोड है, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर, फील्डिंग द आरएलई लोड, इनपुट वोल्टेज वीएम दिया हुआ, फायरिंग एंगल अल्फा, इफ द एवरेज करंट देन। आपसे पूछा जा रहा है इफ एवरेज करंट इज आई नॉट देन उसका इक्वेशन क्या होगा आरएलई लोड केस में? तो चार ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 2Vm/π cos अल्फा इक्वल टू आर आई नॉट प्लस ई। और ये आपका सारा वेव फॉर्म और वहाँ से आपका यानी कि
VRMS और V एवरेज जो निकाला था वहां से इक्वेशन निकलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी इसका ए होगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबनॉर्मली हाई। इंडक्शन हीटिंग में बहुत ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, फेज एंगल है, फ्रीक्वेंसी है, करंट है, वोल्टेज है, तो आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है इंडक्शन हीटिंग के अंदर, तो 7वां का करेक्ट आंसर बी होगा। 8वां क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं घर में, ओवर चार्ज कर दिया, ज़्यादा चार्ज कर दिया तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होता है। ओवर चार्जिंग अगर बैटरी होगा तो हाई टेम्परेचर होगा और उसके अंदर प्लेट में करोजन ऑफ प्लेट अगर होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये बैटरी इज गुड कंडीशन, क्या ओवर चार्जिंग आप उसको कीजिएगा, ओवर चार्ज कर दीजिएगा उसको, तो क्या बैटरी अच्छा स्थिति में रहेगा? ऑब्वियस है कि नहीं। जब टेम्परेचर आपको अनुभव आपका किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, मोबाइल आप चलाते हैं, ओवर टेम्परेचर है या ओवर आप यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, तो गुड कंडीशन नहीं होगा। जब गुड कंडीशन नहीं होगा तो जनरल ये बात सही है कि ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा। अब बी में देखिए दिखा हुआ है इरिवर्सेबल सल्फेशन। अब थोड़ा सा ये नया वर्ड होगा बहुत सारों के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब बैटरी डीप डिस्चार्ज के अंदर, ये बहुत समय तक बैटरी को आप चार्ज नहीं कीजिएगा तो उसकी पावर रेटिंग घट जाती है। उस पावर रेटिंग के घटने को ही क्या कहा जाता है, इरिवर्सेबल सल्फेशन या कांस्टेंट सल्फेशन कहा जाता है। तो ये डीप डिस्चार्ज या रेगुलरली चार्ज नहीं करने पर यह प्रॉब्लम होता है, ओवर चार्जिंग की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। ओवर चार्जिंग की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 8वां का करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, थायरिस्टर क्या है, लीनियर है, पैसिव है, एक्टिव है। लीनियर तो ग्राफ आपको पहले ही से पढ़ा हुआ कि इस तरह का ग्राफ होता है, जो कि लीनियर ग्राफ नहीं है, लीनियर में सीधा ग्राफ होता है, तो ये नॉन लीनियर डिवाइस होता है और एक्टिव डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि यहाँ पर थायरिस्टर इसे एक्टिव डिवाइस, यानी ये पावर को कंज्यूम नहीं करता है, स्विचिंग का काम कर रहा है। आपको मालूम इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब जो है पैसिव एलिमेंट है। थायरिस्टर क्या है, थायरिस्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सारा आपका क्या एक्टिव डिवाइस है जो कि स्विचिंग का काम करता है, पावर को ऑब्जॉर्व नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है थायरिस्टर, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, स्टैटिक वी आई कर्व द थायरिस्टर इज प्लॉटेड। वी आई कर्व में हम लोग जो प्लॉट करते हैं किसके बीच में करते हैं, वोल्टेज होता है, करंट होता है, तो ये कौन सा करंट है, ए नॉट करंट होता है, और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है, तो ए नॉट टू कैथोड वोल्टेज होता है। बाकी इस तरह का ग्राफ बनता है, सॉरी इस तरह का आपका ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर हम लोग गेट करें, इधर दिखाते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर करंट होता है, तो किसके बीच में, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ए नॉट करंट। जो देखिए बच्चा जो बनाया वो भी सही मारा है, ए नॉट करंट वर्सेस ए नॉट कैथोड वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट करंट। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सिंगल फेस हाफ वेव विथ RL एंड फ्री। यहाँ एल नीचे लिख दिया है, RL लोड इस तरह होगा, RL मतलब रेसिस्टर एंड इंडक्टर लोड लगा हुआ। आपको मालूम था कि RL यानी रेसिस्टर इंडक्टर लोड होगा तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो निगेटिव में आता है। लेकिन जब फ्रीव्हीलिंग डायोड कर देते हैं तो हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड बहुत अच्छे से हमने इसको बताया है, ग्राफ बनाकर, फिगर बनाकर, फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाने से करंट इसी के अंदर सर्कुलेट होगा। जब करंट सर्कुलेट होगा तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता है, तो लोड के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी RL लोड और फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा होगा तो लोड वोल्टेज ड्यूरिंग द फ्रीव्हीलिंग पीरियड क्या होगा, 0 होगा। केवल इंडक्टर रहता था तो कुछ पोर्शन निगेटिव में आता था, तो फ्रीव्हीलिंग डायोड की वजह से वो पोर्शन, फ्रीव्हीलिंग पीरियड वाला पोर्शन क्या होगा, 0 वोल्टेज होगा। तो ये कितना हो गया आपका, 11 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सिंगल फेज फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा आपका, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, वोल्टेज, सारा कुछ। तो सिंगल फेज फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर के अंदर हम लोग 4 थायरिस्टर यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, थ्री फेज थ्री पल्स M3 टाइप कंट्रोल कन्वर्टर। M3 का मतलब ही क्या है, 3 यहाँ पर थायरिस्टर यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ थायरिस्टर इसमें कितना होता है, 3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट पूछा गया चोपर। चोपर का काम क्या है, स्टेप अप करता है वोल्टेज को, स्टेप डाउन करता है, लेकिन डीसी के लिए, डीसी में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। लेकिन आप ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर का काम भी क्या है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, लेकिन ये किसके लिए काम करता है, एसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में, ऑप्शन क्या है, बी में देखिए, ऑप्शन बी में दिया डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर, यानी जो एसी ट्रांसफार्मर में काम होता है एसी के लिए ट्रांसफार्मर का, वही काम यहाँ पर चोपर का होता है डीसी के लिए। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इन टाइप सी चोपर इफ ओनली वन स्विच ऑपरेट, अगर एक स्विच ऑपरेट करेंगे यानी एक थायरिस्टर को ऑपरेट करेंगे तो कोई एक ही क्वाड्रेंट ना ऑपरेट होगा। तो ये तो फिगर बनाकर बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है, कोई भी आपका एक थायरिस्टर ऑपरेट होगा तो एक क्वाड्रेंट कवर करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ओनली वन क्वाड्रेंट विल बी ऑब्टेन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 में इफ वोल्टेज फेड थायरिस्टर इन्वर्टर कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, यानी फेड थायरिस्टर इन्वर्टर है तो उसमें किस प्रकार का कम्यूटेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इन सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड, सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड कौन सा यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज होता है सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट यूजेटी पूछा जा रहा है, यूजेटी का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सॉ टूथ जनरेशन के लिए यूजेटी का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है स्टेप डाउन चोपर सर्किट हैज 200 वोल्ट और ड्यूटी साइकिल दिया हुआ। तो वोल्टेज का इक्वेशन होता है यानी क्या यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज इस, आउटपुट वोल्टेज पूछा जा रहा है तो सप्लाई वोल्टेज इनटू ड्यूटी साइकिल इसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा स्टेप अप का भी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आ जाएगा फॉर्मूला, स्टेप अप का अलग स्टेप डाउन का अलग होता है। तो यहाँ पर स्टेप डाउन चोपर का पूछ रहा है तो VS कितना दिया हुआ है 200 और ड्यूटी साइकिल दिया हुआ है 0.6, दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 120, यानी इसका करेक्ट आंसर 120 वोल्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैन बी यूज सिंगल फेज स्टैटिक एसी स्विच, स्टैटिक एसी स्विच के रूप में किसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्राई का यूज हम लोग स्टैटिक एसी स्विच के रूप में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी होगा। आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। सब्जेक्टिव तो वाकई बहुत आसान था, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ, एग्जाम्स कैसा गया, तो ये ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।